हेलो एवरीवन। आज हम नेपोलियन का मास्को अभियान देखेंगे। नेपोलियन के सम्राट के रूप में जो उपलब्धियां हैं, सम्राट के रूप में उसने जो भी कार्य किए, उसी श्रृंखला में हम नेपोलियन का मास्को अभियान देखेंगे। मास्को जो है रूस की राजधानी है और रूस जो है एक बहुत बड़ा देश है और इस पर विजय करना इतना आसान नहीं था। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये विशाल है, और क्या वजह थी, आगे हम इनको देखते हैं। रूस के बारे में ये कहा जाता है बेटा कि हिटलर जैसा तानाशाह जिसके बारे में कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे, उसने भी अपनी कब्र जो है रूस में ही खोदी थी। वहाँ ये कहावत मशहूर है रूस में कि सभी जनरल हार जाएंगे, मतलब कितना भी बड़ा सैनिक विजेता हो वो हार जाएंगे, लेकिन ये जो जनरल दिसंबर हैं और ये जो जनरल जनवरी हैं ये अजेय हैं, मतलब इनको कोई नहीं हरा सकता है। तो यहाँ जनरल दिसंबर और जनरल जनवरी शब्द क्यों यूज़ हुए हैं कि ये माना गया है कि कितने बड़े से बड़ा सैन्य विजेता है वो, रूस की दिसंबर की सर्दी और जनवरी की सर्दी के सामने जो है टिक ही नहीं सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि जनरल दिसंबर और जो ये जनरल जनवरी है ये अजेय हैं। ये रूस की जो ठंड होती है, ये जो रूस से बाहर के लोग होते हैं इनके लिए असहनीय होती है। ठीक, ये जलवायु के अलावा जो है वहाँ पर उस देश की क्या खासियत है, मैंने बताया कि वो बहुत बड़ा देश है, उसका विस्तार और वहाँ के लोगों की जो है जुझारू जो प्रवृत्ति है, क्योंकि भाई जो जितनी टफ ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो लोग रहते हैं उन लोगों के अंदर उतनी जुझारू प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि वो प्रकृति से जो है कहीं ना कहीं युद्ध कर रहे होते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जो है अपना सर्वाइवल कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के अंदर क्या होती है, एक जुझारूपन की प्रवृत्ति होती है और यही रसिया के लोगों में थी। ठीक, तो ये जो उनकी जुझारूपन की प्रवृत्ति थी वो उन्हें घुटने नहीं टेकने देती थी। नेपोलियन और रूस के ज़ार हैं उस समय, रूस के जो राजा होते हैं उनको ज़ार, उनकी जो उपाधि होती है वो ज़ार होती है। तो जो रूस के ज़ार हैं अलेक्जेंडर, उन्होंने जो है अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जो है टिलसिट में एक समझौता कर लिया था। ठीक, तो अलेक्जेंडर क्या था, उसका क्या उद्देश्य था, वो कि पूर्वी यूरोप में और मध्य एशिया में जो है अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता था। मतलब वो विस्तारवादी नीति का फॉलो कर रहा था कि मैं अपना रसिया का विस्तार करूँगा। दूसरी तरफ नेपोलियन क्या चाहता था कि वो इंग्लैंड को नीचा दिखाए, तो इसके लिए वो रूस का सहयोग चाहता था। और रूस क्या कर सकता था कि इंग्लैंड के जो भारतीय उपनिवेश था उनके लिए खतरा बन सकता था। ठीक, तो टिलसिट की जो संधि है वो दोनों के बीच जो है एक महत्वाकांक्षाओं को लेकर जो एक समझौता है। लेकिन टिलसिट की संधि जो है, इसका जो आधार है, बेस है, वो स्थायी नहीं रह सका, क्योंकि टिलसिट की संधि में रूस से ये भी अपेक्षा की गई थी कि वो जो महाद्वीपीय व्यवस्था है, ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है, इसको सफल करने के लिए जो आवश्यक प्रयास करेगा। लेकिन रूस जैसे पिछड़े देश के लिए, जो कि कृषि पर आधारित देश था, उसके लिए जो है ये बिना ब्रिटिश सामानों का आयात किए जो है जीना मुश्किल था, क्योंकि जब तक मतलब वो ब्रिटेन का सामान था उस पर जो है इसकी पूरी अर्थव्यवस्था आधारित थी, पूरी व्यवस्था इसकी रूस की आधारित था। तो वहाँ के लोगों का जीना जो है दूभर हो गया इस महाद्वीपीय व्यवस्था से। तो ऐसे में ये जो बहिष्कार है ये चलाए रखना बहुत असंभव हो रहा था रूस के लिए। दूसरी ओर नेपोलियन का जो साम्राज्यवादी चरित्र था वो यूरोप के लोगों के सामने आ रहा था और सभी को लग रहा था कि धीरे धीरे करके जो है नेपोलियन जो है सबकी जो है संप्रभुता ख़त्म कर देगा। और ख़ासकर जब इधर रूस को क्यों खतरा लगा कि इधर जब नेपोलियन ने पोलैंड की विजय कर दी और अपने प्रभुत्व में उसने जो है वहाँ पे वारसा की एक ग्रैंड डची स्थापित कर दी, उससे जो है रूस डर गया था, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि उसके जो है उसके पास में जो पोलैंड जैसा एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, और इससे जो है वो नेपोलियन के विरुद्ध जो है थोड़ा सा आशंकित हो गया था, आगाह हो गया था। तो ये जो जार अलेक्जेंडर हैं इनका मोहभंग होता जा रहा था नेपोलियन से, और इस काम में जो है उनका अगर कोई साथ दे रहा था या उनको कोई एक दिशा निर्देश कर रहा था तो वो कर रहा था कि प्रसा का जो
एक प्रशासक हैं बैरन हाफ स्टाइन। तो प्रसा के प्रशासक हैं बैरन फोन स्टाइन। ठीक, तो ये रूस में जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे और इन्होंने जो है अलेक्जेंडर को नेपोलियन के विरुद्ध जो है बराबर जो है आगाह करते रहे, भड़काते रहे। तो ऐसे बिगड़ते संबंधों के बीच नेपोलियन को जो है व्यक्तिगत रूप से ठेस भी पहुंचाई गई। इधर एक और रूस के साथ इश्यू था कि जोसेफिन की जो है कोई संतान नहीं थी। उसके सामने जो है अब ये बात भी थी कि भाई उसको उत्तराधिकारी तो चाहिए, इतना उसने साम्राज्य का विस्तार कर दिया है नेपोलियन ने, तो जब तक उत्तराधिकारी नहीं होगा तो फिर उसके बाद उस साम्राज्य का होगा क्या। तो उसने क्या किया कि उसने जो है, हाँ, नेपोलियन की ये इच्छा थी कि वो जो है किसी प्रसिद्ध राजघराने में जो है विवाह करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी जो है इस कुंठा से हमेशा व्यथित रहता था कि वो जो है एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास से नहीं है, मतलब कि वो किसी कुलीन वर्ग से नहीं है, एक मध्यम वर्गीय है। तो इस कुंठा से वो ग्रसित रहता था। तो वो इसलिए चाहता था कि किसी प्रसिद्ध राजघराने से जो है वो विवाह कर ले। उसने रूसी राजघराने को अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव भी भेजा, मतलब अलेक्जेंडर जो यहाँ पे ज़ार हैं उसकी बहन से जो है विवाह का उसने प्रस्ताव भी भेजा। लेकिन रूसी समाज में जो ये एरिस्टोक्रेट क्लास है इसका प्रभुत्व जो है बहुत ज़्यादा था और इन्होंने जो है इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और यूरोप के जो सबसे शक्तिशाली सम्राट हैं उस समय नेपोलियन, उसका प्रस्ताव जो ये अस्वीकार कर देता है रूस। तो नेपोलियन के लिए जो है ये भी एक अपमान का विषय था जो उसे सहन नहीं हो रहा था। ठीक, तो मतलब ये जो परिस्थितियां हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से जो है नेपोलियन और रूस के बीच जो है विरोध सामने आ रहे थे, संघर्ष के जो है स्थिति बन रही थी। ठीक, अब युद्ध के कारणों पे अगर हम डायरेक्ट जाएं तो हम ये देखेंगे कि रूस और फ्रांस की जो मित्रता है वो केवल 5 ही वर्ष रही। मैंने कहा है कि जैसे टेलसिट की संधि के दौरान जो है इनमें समझौता होता है, लेकिन रूस का जो अभिजात्य वर्ग है, जो एरिस्टोक्रेट हैं, उनमें ये मित्रता जो है अलोकप्रिय थी। रूस में जो है ये अभिजात वर्ग जो है शक्तिशाली था, फ्रांस से ये घृणा करता था। क्यों? क्योंकि फ्रांस में जो है इस अभिजात वर्ग को समाप्त कर दिया गया था, फ्रांस में इस एरिस्टोक्रेटिक क्लास को ख़त्म कर दिया गया था। और महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण जो है रूस का ये जो अभिजात वर्ग है, एरिस्टोक्रेट क्लास है, और जो सामान्य जनता है उसमें असंतोष था, क्योंकि उस व्यवस्था के कारण जो है इंग्लैंड के साथ इनका किसी तरह का व्यापार नहीं हो पा रहा था। तो रूस की जो आय के स्रोत थे वो धीरे धीरे बंद हो रहे थे। तो युद्ध के कारणों में जो है मेन जो कारण अगर आपको पॉइंट आउट करना है तो आप लिख सकते हैं कि जार का असंतोष था। टिलसिट की जो संधि है उसमें जार अलेक्जेंडर ने नेपोलियन से मित्रतापूर्ण संबंध जिस आशा से बनाए थे उसकी कोई आकांक्षा जो है वो पूरी नहीं होती। तो जार में जो जार है उसके अंदर एक असंतोष भर गया। रूस ने जिन जिन देशों से संघर्ष किया उसमें जो है कोई भी सहायता नेपोलियन ने कभी नहीं की। यहाँ तक कि जब तुर्की के विरुद्ध जो है नेपोलियन ने उसकी सहायता, जब तुर्की से ये रूस लड़ रहा था तो नेपोलियन ने उस समय भी सहायता नहीं की। और जब कुस्तुनतुनिया पर रूस ने अधिकार करने का कोशिश किया तो जो है नेपोलियन उसका विरोध करने लग गया। तो इन सब चीज़ों से जो है जार के मन में असंतोष बैठ गया था। और 1809 में नेपोलियन ने क्या कर दिया कि मैंने कहा कि उसने पोलैंड पर अटैक किया और ग्रैंड डची ऑफ वारसा का विस्तार किया और पोलिश राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित किया। तो इससे जो है रसिया जो है नेपोलियन से नाराज़ था। उसने नेपोलियन से पोलैंड का राज्य स्थापित न करने का आश्वासन मांगा था और इस प्रकार का आश्वासन नेपोलियन ने नहीं दिया, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि उसके बगल में जो पोलैंड एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे, और नेपोलियन यही कर रहा था। तो जार का संतोष जो है वो बढ़ रहा था। दूसरी जो चीज़ थी वो महाद्वीपीय व्यवस्था थी जिससे रूस को बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ रही थी। रूस क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो कृषकों को जो है अपना खाद्यान्न जो है बेचना होता है, वही उनकी इनकम का स्रोत था। तो अब जो है इस महाद्वीपीय व्यवस्था से वो जिसको अपने खाद्यान्न को बेच नहीं पा रहे थे, इस व्यवस्था को सामंत तथा कृषक वर्ग हटाने की लगातार मांग कर रहे थे। और जार ने अचानक से क्या कर दिया है कि 1810 में जो है
क्या आदेश निकाल दिया कि जो तटस्थ जहाज़ हैं उनके रूसी बंदरगाह में वो आ जा सकते हैं। तो ये बात नेपोलियन को स्वीकार नहीं थी, अतः उसने कहा कि अब रूस पर अटैक करना ही पड़ेगा। और इधर से जो है जार की बहन से जो है विवाह का जो उसने प्रस्ताव रखा था वो भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इससे जो है नेपोलियन खिन्न हो गया। इसके अलावा एक पारस्परिक संधि और प्रतिद्वंद्विता जो है दोनों के बीच जो शुरुआत से बनी हुई थी, भले ही वो हमें कई बार संधि करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में जो एक संदेह और एक प्रतिद्वंद्विता हमेशा बनी रही। नेपोलियन जो है वो जार की बढ़ती हुई शक्ति और उसकी स्वतंत्रता से रुष्ट था कि भाई ये खुद से फैसले ले रहा है अपने, और कई देशों से स्वयं से युद्ध कर रहा है। तो इधर जो है जार जो है फ्रांस के साम्राज्य के असीमित विस्तार से चिंतित था। उसको ये लगता था कि फ्रांस जो है धीरे धीरे जिस तरह से यूरोप पे कब्जा कर रहा है मुझे भी कब्जा कर लेगा। ठीक, तो ये जो मेनली 3 कारण है ये इस युद्ध के कारण बनते हैं, और मिला जुला के जो परिस्थितियाँ हैं उसकी बैकग्राउंड है वो हमने इससे पहले चर्चा की हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए अभियान की शुरुआत। नेपोलियन ने जो है अब एक विशाल सेना तैयार की। ठीक, उसने सोचा कि अब रूस को जो है मैं रूस में ही हरा के जो उसको सबक सिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, एक विशाल सेना तैयार की, जहाँ भी सैनिक मिले, जो भी सैनिक मिले, मतलब उसमें फ्रेंच के अलावा जो उसमें हर एक देश के सैनिक जो उसने उसमें शामिल किए, और 7 लाख से भी अधिक की उसने मिली जुली सेना लेकर जो है वो रूस में प्रवेश करता है। इधर जार ने भी जो है स्वीडन से और इंग्लैंड से संधि कर ली और अपने को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जब नेपोलियन रूस पहुंचा तो उसे लगा कि भाई मैं लड़ूं किससे, क्योंकि रूसी सेना तो कहीं उसे दिखी नहीं, रूसी सेना अदृश्य थी, वो पीछे हटती जाती, क्योंकि रूस की सेना कर क्या रही थी कि वो उसको नेपोलियन को अंदर आने देती। जैसे जैसे वो अंदर सेना अंदर बढ़ती, वो क्या करता, आसपास के जितने भी खेत होते थे, खलिहान होते थे, उनको पूरी तरह से जो जला देती थी। कि किस लिए जला देते थे, ताकि दुश्मनों को किसी तरह की जो रसद न मिले, घोड़ों के लिए चारा न मिले, तो धीरे धीरे उसकी जो सेना है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। क्योंकि वो ये जानते थे, रूसी सेना ये जानती थी कि हाँ कि फ्रांस की सेना इतनी विशाल है कि अगर हम प्रत्यक्ष युद्ध करें तो संभवतः जो है हमारी हार हो। तो उन्होंने इस तरह की नीति अपनाई। जैसे मैंने बताया कि ये लोग भी जो छापामार युद्ध करते थे, जहाँ पर भी फ्रांस की सेना जो आराम करती हुई दिखाई देती थी, वहाँ पर अचानक से अटैक कर देते थे और उनको तितर बितर करके भाग जाते थे। नेपोलियन का एक शुरू से ही एक नियम था कि वो अपनी सेना का जो रसद का प्रबंध है वो विजित प्रदेशों से ही करता था। तो इसलिए जब वो अपनी सेना को लेकर चलता था तो कभी रसद पर्याप्त मात्रा में नहीं ले जाता था। लेकिन रूस में ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, जो किसान है, जो सेना है, वो खेत और खलिहानों को जलाते हुए पीछे पीछे हो रही थी। रात को जब ये आराम करते थे तो उस पर जो है रूसी सैनिक हमला करते थे और भारी नुकसान पहुँचाकर भाग जाते। तो डायरेक्ट जो युद्ध हुआ है इस समय रूस के साथ वो एक ही हुआ है, वो है बोरोदिनों का युद्ध। बोरोदिनों का युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान होता है। ठीक, और इसमें एक रूसी सेनापति है कुतुसोव, वो हार भी जाते हैं और अंत में नेपोलियन जो है मॉस्को पहुंचने में सफल हो गए। लेकिन जब वो मॉस्को पहुंचता है तो मॉस्को में क्या मिला उसको, सूनी सड़कें, सूने घर, सूना वातावरण, चारों तरफ जो है वातावरण जो है वो साए 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 कर रहा था, कोई नहीं था मॉस्को में। तो इधर जार ने भी क्या डिसाइड किया कि भाई ऐसा है कि मैं साइबेरिया चला जाता हूँ, लेकिन मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगा। यद्यपि कि वो नेपोलियन मॉस्को में पहुँच गया था, तो जार जो है साइबेरिया जाने की तैयारी करते हैं। साइबेरिया जहाँ अत्यंत ठंड पड़ती है, इधर से सर्दी शुरू हो रही थी। ये जो फ्रांसीसी सेना ये मॉस्को में लूटपाट मचा रहे थे, और इधर नेपोलियन जो है बैठा हुआ था कि भाई कहीं से जार जो संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन संधि का कोई प्रस्ताव आया ही नहीं, क्योंकि वह रूस को ठीक से समझ ही नहीं पाया था कि रूस क्या चाह रहा है, क्या प्लान कर रहा है। ठीक, अब क्या करता है, जब उसे कोई नहीं मिला, ना कोई संधि प्रस्ताव आया, तब नेपोलियन ने डिसाइड किया कि अब वो जो है वापस चलेगा, क्योंकि वापस लौटने के अलावा उसके पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा था। और इसकी ये वापसी की जो यात्रा है बेटा, ये एक बहुत लंबी यातना की
और कष्ट की यात्रा थी उसकी सेना के लिए, उसकी ग्रैंड सेना आर्मी के लिए, ठीक। एक घोर और लंबी यातना की कहानी है। तो आप इसको ऐसे पढ़ें कि वापसी की यह यात्रा एक घोर और यातना की कहानी है, ठीक। बहुत लंबी यात्रा थी कि मास्को से उसे वापस जो है फ्रांस जाना था। आप मैप पर देख सकते हो कि कहाँ मास्को है और कहाँ फ्रांस है, ठीक। तो इस बीच हुआ क्या कि कई हज़ारों सैनिक जो है सर्दी से, भूख से, प्यास से, बीमारी से मर गए। कई बार सैनिकों को जो अपने घोड़े मार मार कर खाने पड़े और नदियाँ पार करते समय कई घोड़े और सैनिक जो वो बह गए। हेज़न एक इतिहासकार हैं, लिखते हैं कि इतिहास में इससे अधिक विभत्स और भयावह दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसा कि इस समय देखने को मिला जब वो मास्को से वापसी कर रहा था। और जब नेपोलियन वापस पहुंचता है तो उसकी जो ग्रैंड आर्मी है उसके 5 लाख से अधिक सैनिक मर चुके थे, केवल लगभग 20,000 जो है वो वापस पहुंचे थे। वो भी भूखमरी की हालत में लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उसकी ग्रैंड आर्मी नष्ट हो गई और 18 दिसंबर 1812 को जो है वो पेरिस पहुंचते हैं। नेपोलियन का मास्को अभियान पूरी तरह असफल हो गया। बेटा यहाँ पर फिर ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है। तो ये नेपोलियन का जो मास्को अभियान है पूरी तरह असफल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, ठीक। तो इसको आप करेक्ट करेंगे बेटा, नेपोलियन का मास्को अभियान पूरी तरह असफल हो गया, ठीक। अब आगे देखिए कि मास्को अभियान की उसकी असफलता के कारण क्या रहे। पूरी पृष्ठभूमि से और घटनाक्रम से आप लोग समझ चुके होंगे कि उसके अभियान की असफलता के कारण क्या रहे होंगे। 3 कारण या 3-4 कारणों में हम इसको समेटने की कोशिश करते हैं। देखिए कि उसकी सैनिक दुर्बलता थी। सैनिक दुर्बलता कैसी थी कि एक तो सेना उसकी बहुत विशाल थी और उसके लिए उसके पास अपनी रसद की व्यवस्था नहीं थी। और रूसियों ने क्या किया, वो तो अपने खेत खलिहान जलाते हुए चले जा रहे थे। तो नेपोलियन जो सोच के आया था उसके विपरीत जो है यहाँ पे परिस्थितियाँ मिली उसको, ठीक। इधर जो है रूस की भीषण सर्दी के अनुरूप जो है उसकी सेना के पास जो है उपयुक्त जो है सामान नहीं था। विशाल सेना थी तो विशाल सेना की जो गति थी वो भी बहुत धीमी थी, ठीक। और इतनी भीषण सर्दी थी कि उसके सामना करने के लिए जो है मैंने कहा कि कोई उनके पास ना उस तरह के वस्त्र थे, कोई तैयारी नहीं थी। दूसरी चीज़ है रूसियों का प्रतिरोध। तो रूस का जो प्रतिरोध था वो सिर्फ सेना के स्तर पे नहीं था, पूरी जनता उसका जो एकजुट होकर प्रतिरोध कर रही थी। किसान है, सैनिक है, सामंत है, सभी लोग प्रतिरोध कर रहे थे। किसान जो है स्वयं अपने खेतों में आग लगा रहे थे, गाँव को नष्ट करते चले जा रहे थे ताकि नेपोलियन के सैनिकों को जो रसद ना मिले। मास्को में उन्होंने आग लगा दी जिससे वो नेपोलियन जो है मास्को में भी रुक ना सका, ज़्यादा देर रुक नहीं सकता था क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं, संसाधन कुछ बचे ही नहीं थे। इधर से जो है रूसियों की सैनिक कूटनीति थी क्योंकि रूसियों ने कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया और वो जो है रूस में नेपोलियन को घुसने देने उनका कि नेपोलियन को कहा हाँ भाई आओ, जितने अंदर तुम आ सकते हैं आओ। नेपोलियन को अंदर आने दिया उन्हें। तो रूस के वो अंदर चला गया जो उसके लिए बहुत बड़ी भूल सिद्ध होती है नेपोलियन की, ठीक। मास्को के वो अंदर चला गया, जब ठंड बढ़ रही थी तो वहीं फंसता गया चला गया वो। और लौटते समय हुआ क्या कि जो ये लौटती हुई सेना थी इस पर भी जो है रूसी छापा मारों ने जो है उसकी सेना को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक। और एक और पॉइंट है कि नेपोलियन में यहाँ पर जो हमें दूरदर्शिता का अभाव भी मिलता है यहाँ पर, क्योंकि जब वो मास्को तक पहुँच गया था तो उसके बाद उसे करना क्या था, ये जो है कहते हैं ना कि सेकंड प्लान उसके पास कुछ था ही नहीं, बैकअप प्लान उसके पास था ही नहीं। कि रूस एक विशाल और शक्तिशाली देश था, उसे प्रत्यक्ष युद्ध की बजाय जो एक तो आप कूटनीति से ही हरा सकते थे, ठीक। उसकी सैनिक योजना दोषपूर्ण सिद्ध होती है क्योंकि मास्को पहुंचने के बाद उसके पास जो है कोई योजना ही नहीं थी कि अगर वो असफल हो जाता है या सफल हो जाता है तो उसके बाद वो करेगा क्या, ठीक। तो ये था हमारा आज का रूस का नेपोलियन का मास्को अभियान। और ये भी इसके पतन का, ये जो मास्को अभियान है ये भी उसके पतन का बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है, जिसको कि हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।